हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलो इनको भी देख ही लेते हैं कि ये टर्म्स ऐसी क्या है जो हमें जाननी पड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी ज़रूरत बताती हूँ, नीड बताती हूँ कि हमें जानना क्यों है। हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम बिजनेस वर्ल्ड में पैर रखेंगे तो इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज होंगी इन अ सिंगल डे। मैं बोल सकती हूँ इन सिंगल डे ये टर्म्स यूज होंगी और इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, लेजर में एंट्री होगी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको लिखा जाएगा। तो इन बेसिक टर्म से हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स, एन एसेट इज अ रिसोर्स। ये बोल रहा है कि एसेट एक ऐसा रिसोर्स है विद इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। एंड दैट एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन और कंट्री ओन्स। ये बोल रहा है कि जो रिसोर्स है जिसके इकोनॉमिक वैल्यू है वो किसी इंडिविजुअल ने, इंडिविजुअल होता है कोई अकेला बंदा, या तो किसी अकेले बंदे ने जो बिजनेस चला रहा है, या फिर एक कॉर्पोरेशन जो 2-3 बंदे मिलके चला रहे हैं, या फिर एक कंट्री। कंट्री तो आप लोगों को पता ही है कि 1-2 बंदे नहीं होते, उसमें लाखों करोड़ों बंदे होते हैं। कंट्री ओन्स, ठीक है, owns or control with the expectation that it will provide a future benefit। जो जो उन्होंने ओनरशिप ले रखी है उस एसेट की, उस रिसोर्स की, वो प्रोवाइड कराएगी आप फ्यूचर बेनिफिट, या तो वो उनके लिए इनकम जनरेट करेगी या कोई प्रॉफिट। ठीक है, इट इज रिपोर्टेड इन अ कंपनी बैलेंस शीट। और ये कहाँ पे रिपोर्ट होती है? कंपनी की बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है। इट कैन इम्प्रूव सेल्स और रिड्यूस एक्सपेंसेस। हम एसेट को लाके अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करना होता है कम करना, ठीक है। तो एसेट में हम 3 चीजें समझ सकते हैं कि एसेट एक रिसोर्स है और रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू है, और जो एक रिसोर्स है वो कंपनी का अपना है, कंपनी ने उस पर खुद से पैसे लगाए हैं, है ना। तो हमारी जो एसेट्स होती हैं वो मैं उनका एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे होते हैं हमारे पास स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ठीक है, और बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल एसेट। अब आते हैं इसके टाइप ऑफ एसेट्स पे। टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। ये होते हैं हमारे 2 टाइप। अब नॉन करंट एसेट्स में हमारे आते हैं 2 टाइप, टेंजिबल एसेट और नॉन टेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन करंट एसेट बता देती हूँ। करंट क्या होता है? करंट होता है कि विद इन अ पीरियड, करंट होता है विद इन अ पीरियड की जो भी हमें उससे प्रॉफिट या इनकम जनरेट होती है वो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड हो जाती है। लेकिन नॉन करंट क्या हो गया? नॉन लगा दिया उसके आगे। नॉन लगाने से उसका हो गया कि विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड हमें उससे कुछ प्रॉफिट या इनकम जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन उस पीरियड, जैसे 1 पीरियड हो गया, 2 पीरियड हो गया, 3 पीरियड हो गया, 4 पीरियड हो गया, हमें उससे लगातार इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा, है ना। जैसे अब मैंने मशीनरी लगा ली, मैं मशीनरी जो है वो आ रही है मेरी 20 लाख की। अब जो मैं 20 लाख रुपए लगा रही हूँ, मैं ये इसलिए तो नहीं लगा रही कि 1 साल में इस मशीनरी की वैल्यू खत्म हो जाएगी और भाई मैं इतना पैसा इस पे खराब कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं इसको रेंट पे ले लेती हूँ, अगर मेरे को 1 साल तक ही यूज करनी है तो, है ना। तो मशीनरी मैं 10 से 12 साल के लिए ले रही हूँ, जो मेरे को 10 से 12 साल तक का बेनिफिट देगी। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ना इन अ सिंगल स्पेसिफाइड पीरियड ये मेरे को इनकम जनरेट कर रही है, नहीं ना, ये मेरे को सालों साल इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। अब मैंने नॉन करंट में बताया था इसका टाइप होता है, एक टाइप है टेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसको हम छू सकते हैं, मशीनरी है, मशीनरी को आप छू सकते हो, ठीक है। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा हमें बहुत सारे सालों तक। तो ये हो गया हमारा टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं। नॉन टेंजिबल हो गया जिस कुछ एसेट्स हमारी ऐसी भी होंगी जिनको हम छू नहीं सकते,
जैसे होता है हमारी गुडविल। गुडविल क्या होती है? ये हमारी एक तरह से मार्केट में रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन जिसके बेसिस पे हम सेल्स क्रिएट करते हैं मार्केट में। जिस जैसे बोलते हैं ना, किसी ब्रांड का नाम सुनते ही बंदा ये हो जाता है कि हाँ भाई इससे तो खरीदना ही है। जैसे रेड टेप हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, है ना। तो ये ऐसे ब्रांड्स क्रिएट हो गए, इनकी गुडविल मार्केट में क्रिएट हो गई है कि इसका नाम सुनते ही बंदा फटाक से ना चीज खरीद लेगा, है ना। तो ये होती है हमारी गुडविल। ये होती है नॉन टेंजिबल, इंटेंजिबल, सॉरी, इंटेंजिबल, कि हम इसको, गुडविल को हम वैसे छू नहीं सकते, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप था दोस्तों इसका करंट एसेट। करंट एसेट होता है कि विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड हमें उससे इनकम जनरेट हो जाएगी, या किसी से या सेल्स जनरेट हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। कैश। कैश हमें जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड में पता होगा कि हमारे पास इतना कैश है, और ये हमारी बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो जाएगा। डेटर्स, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड हमें अपने डेटर से पैसा भी कवर हो जाएगा, जिनको हमने सेल्स क्रिएट करके दिए। सेल्स करने का मतलब कि हमने उसको उधार माल बेचा था, और हमने अपने इनवॉइस में ये मेंशन कर दिया था कि वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें पैसे दे देगा, कि उसको उसके लिए चीज मैंडेटरी हो जाएगी। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया अपने डेटर को, ठीक है। स्टॉक होता है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें कितना माल ऐसा है जो बिना बिका, और जो बैंक है, बैंक में हम एट द एंड ऑफ अ पीरियड ये पता कर सकते हैं कि हमारे बैंक में पैसा कितना है। तो ये भी हमें एक तरह से करंट एसेट है। ये करंट एसेट क्यों है? क्योंकि विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड हमें इन चीजों से अपना पैसा रिकवर हो जाएगा, मिल जाएगा। करंट होता है कि हम इससे इजीली पैसा, इसको इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश तो कैश होता ही है, लेकिन डेटर से हम इजीली पैसा, डेटर्स हो गए, डेटर्स से हम पैसा इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं। स्टॉक है, स्टॉक को हम बेच के अपना पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक है, बैंक से हम कैश निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचकर, जिनमें हमने पैसा लगाया था उनको बेचकर उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करंट एसेट। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं दोस्तों जो होती है वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट वो एसेट्स होती है जिनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक हम यूज में ला सकते हैं। जैसे माइंस है, हमारी खाने हैं, खानों में से हम अपना कोयला निकाल के, और फिर वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, उससे कुछ नहीं, उस एसेट से हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, तो वो हो गई हमारी वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। ऐसे होते हैं कुएं, तेल के कुएं, उनसे तेल निकालने के बाद उन कुएं कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती है। Liability. A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events. इसमें बोल रहा है दोस्तों ये कि liability हमारा present obligation है, जो भी हमने past में event क्रिएट किया था। पास्ट में हमने इवेंट क्या क्रिएट किया था, हमने, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने क्या सोचा, कहीं से लोन ले लेते, ठीक है। तो हमने लोन लिया, तो लोन लेके हमने आज की जरूरत को तो पूरा कर लिया, ठीक है, लेकिन कल के लिए वो पैसा एज अ ड्यूटी, एज अ ऑब्लिगेशन हमें पे तो करना पड़ेगा ना। तो वो बन जाएगा हमारी लाइबिलिटी, वो बन जाएगा हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो हमने पास्ट में इवेंट क्रिएट किया था। हमने 2 महीने पहले लोन तो ले लिया था, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो लोन पे भी तो करना होता है, तो वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जाता है। The settlement of which is expected to result in an outflow. हमने अपने काम को चालू रखने के लिए लोन लिया था, और जब काम को चालू रखने के उस, जैसे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने लोन ले दिया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है तो मैं उसे अपना मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैं उसे सेल्स भी करूंगी। तो ये भी हमें क्या दे रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। A liability is a present obligation of the enterprise arising from past event and the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefit.
तो सारे इस लाइबिलिटी में यही बोल रहे हैं कि ये लाइबिलिटी हमारा ऑब्लिगेशन है, और वो भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से अकर होके हमारे आउटफ्लो को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। हमने पास्ट में इवेंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आज भी हमारा ऑब्लिगेशन कैसे खड़ा है? खड़ा हुआ है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन खड़ा हुआ है। देन आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। We have two types of liability, current liability and non-current liability. Current liability means जिनको हमें within a period हमें उनको पे करना है, within a period, ठीक है? within a period नहीं, within a year हमें उनको पे करना है, हमें उनको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है? जैसे क्रेडिटर्स है, मैंने बोला हमने उधार गुड्स खरीद लिया है। हमने जब उधार गुड्स खरीद लिया है तो क्रेडिटर्स ने मेंशन किया था भाई आप 6 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देना, तो हम 1 साल के अंदर ही तो पे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रेडिटर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हमने 1 साल के अंदर वाले लिए हैं, तो 1 साल के अंदर जो भी टाइम पीरियड होगा हम उसमें उसको पे कर देंगे। जब हम उसको पे कर देंगे तो विद इन अ पीरियड हो जाएगा, और विद इन अ पीरियड तो ये क्या आ जाएगा, इजिली पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गए हमारी करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज जिनको हमें नियर फ्यूचर में पैसे में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर हमें वो पैसे में कन्वर्ट करना है, और वो जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा होगा, राइट? तो जैसे हो गया हमारा लॉन्ग टर्म लोन। अब मैंने 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो मेरे को उसको 10 साल के अंदर ही पे करना है, तो वो 1 साल से ज्यादा हो गया ना, तो वो नॉन करंट हो गया, क्योंकि हम उसको इन अ नियर फ्यूचर पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, मैंने 10 लाख का लिया है, तो मैं एकदम से तो कहीं से 10 लाख लेके नहीं आ सकती ना, मैं सेल करूंगी, मैं मान लो अगर मैं सेल भी कर देती हूँ तो एकदम 10 लाख की सेल होना तो इम्पॉसिबल है ना। तो ये हो गई हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी। हमने अपने काम को चालू रखने के लिए लोन तो ले लिया, मशीनरी परचेज करने के लिए लोन तो ले लिया, ठीक है, लेकिन आज वो ओब्लिगेशन हमारा खड़ा हुआ है, करंट लाइबिलिटी बनके या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी बनके। अब आते हैं दोस्तों कैपिटल के। कैपिटल इट इंक्लूड कैश। जो भी हमारा बिजनेस होता है वो विदाउट कैश के तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, और जब भी ओनर आता है तो वो एक आइडिया के साथ आता है अपने बिजनेस में। आइडिया के साथ आएगा, जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगेगा तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो भी वो पैसा मशीनरी में लगाएगा या फिर बिल्डिंग बनाने में लगाएगा, तो वो उसकी होगी एज अ कैपिटल। और ये भी कंपनी के लिए जो है, ये कंपनी के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, क्योंकि जो ओनर है वो पैसा, जो ओनर है और जो कंपनी है उन दोनों की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जो कंपनी है वो अपने ओनर से अलग है, हम उसको एक लेके नहीं चलते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है? तो जो भी वो पैसा लगाएगा ओनर, तो वो एक बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगा, ओके? तो वो हमारा कैपिटल क्लोज के अंदर आएगा इन लाइबिलिटी साइड, ओके? अब आते हैं एक्सपेंसेस पर। Expenses is the cost of use of things, services or for the purpose of generating income. हम जो ये expenses, इसका मतलब जो है, हम ये जो expenses कर रहे हैं ना, ये हम किस लिए कर रहे हैं? जो भी हमारा बिजनेस जिस जिस चीज का भी ऑपरेशंस करता है ना, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करना हो, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी गुड्स आगे सेल के लिए ले जाता है, उस चीज के लिए अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं ना, हम अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं ना, तो वो एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस के अंदर आता है, उसको ही हम एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैंने सामान खरीदने के लिए ट्रांसपोर्ट किया, अगर मैंने सामान को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोई भी खर्चा किया उससे रिलेटेड, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, राइट? जैसे हम कोई रेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या हो गए? हमारे सारे खर्चे हो गए, क्योंकि जब भी हम सेल करने जाते हैं तो ये खर्चे तो हमें बियर करने ही करने पड़ते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल हो, राइट? तो अब आते हैं इनकम। इनकम क्या होती है?
देखो रेवेन्यू होती है हमारी सेल, जिस भी सोर्स से हमें इनकम आ रही है, जिस भी सोर्स से हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट मान लो सेल जनरेट हो रही है, हमें सेल करने से पैसा आ रहा है, तो वो क्या हमारा रेवेन्यू। हमें घर को किराया देने घर को किराए पे देने से पैसा आ रहा है, वो गई हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्लूड प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, ठीक है। अगर रेवेन्यू में से हम अपनी कॉस्ट, टोटल सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा देंगे तो हमारी आ जाएगी इनकम। इन द सिंपल वे इनकम इज अर्निंग। जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, उसको अपनी रेवेन्यू में से घटा देते हैं, तो वो बोलते हैं उसको इनकम। चलो मैं आपको आगे चल के इनकम और गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर, इट मींस दैट पेमेंट मेड फॉर बाय एसेट। कोई भी अगर ऐसा खर्चा कर रहे हैं हम जो हमारी एसेट खरीदने में वो खर्चा हो रहा है, या फिर हमारी जो प्रेजेंट एसेट्स है उनकी ग्रोथ करने में ऐसा कोई खर्चा है, तो वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो हमारी गुड्स और सर्विसेज, वो आगे चलकर तो हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन हमारी प्रेजेंट कंडीशन में हमारी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, तो वो खर्चा होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो टोटली एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? इट मींस दैट पेमेंट मेड फॉर बाय एसेट्स। हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं एसेट्स को बाय करने में, एसेट्स की ग्रोथ के लिए, या फिर हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई खर्चा कर रहे, तो वो हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों कि एक्सपेंस जो है हम अपनी डेली वाले काम को रूटीन में रखने के लिए करते हैं, और एक्सपेंडिचर हम कभी कभार करते हैं। हम हर बार नहीं करते, लेकिन हम कभी कभार करते हैं। जैसे हम एसेट अगर खरीदेंगे तो वो साल में नहीं, 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में एक बार होगी, ठीक है। ऐसे अगर कोई गुड्स हम ऐसा खरीद रहे हैं, जैसे हम रिपेयर और मेंटेनेंस करा रहे हैं बिल्डिंग की, तो वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू में कैसे हो जाएगा? अगर हम कोई गुड्स और सर्विसेज है, और सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए एनुअल चार्जेस दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। कि वो एनुअल चार्ज तो हमें बियर करना ही करना पड़ेगा अगर हमें वो सर्विस लेनी है तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब आता है रेवेन्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल सेल। जो भी जितनी भी हमने विद इन अ टाइम पीरियड सेल जनरेट की है, वो हो गई हमारी सेल्स और रेवेन्यू, और जितनी भी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है। रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू क्या है? हमने कहाँ से जनरेट किया? ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से। हम काम ही उसी चीज का करते हैं। अगर मैं कपड़े बेच रही हूँ तो मैं कपड़े को मैन्युफैक्चरिंग करके तब उसको बेच रही हूँ, तो वो जो कपड़ा है वो मेरा खरीदना और बेचना मेरा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और जो रेवेन्यू होता है वो रिकरिंग होता है नेचर में। रिकरिंग इन द सेंस कि जो सेल्स होगी वो हमारी बार बार होती ही रहेंगी। अब आते हैं दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल्स। इट अराइज व्हेन मेक सेल्स और प्रोवाइड्स अ सर्विस ऑन क्रेडिट। जब भी हम कोई सेल या सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं क्रेडिट मतलब उधार, हम किसी को उधार देते हैं। तो आपने नॉर्मल डेली लाइफ में देखा होगा, अगर हम किसी शॉप से, जनरल स्टोर से कोई सामान लेने जाते हैं और हमारे पास कैश नहीं होता और वो बंदा हमें जानता है, तो वो बोलता है कोई नहीं तुम कल दे देना, तो वो अपने पास एक डायरी मेंटेन करता है और डायरी में लिख लेता है। आजकल तो लोग ऐप का भी यूज करते हैं, लेकिन वो लिख लेता है या फिर ऐप में मेंटेन कर लेता है, भाई इस बंदे को मेरे को इतने पैसे देने, तो विद इन अ ईयर वो हमें पेमेंट कर देता है। तो इसके भी टाइप है ट्रेड रिसीवेबल्स के, और इसका फर्स्ट है डेटर्स क्या होते हैं कि इसमें हमें इनवॉइस में ही मेंशन होता है कि आप इतने दिन तक तो क्रेडिट पे ले सकते हो, लेकिन उसके बाद ना आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्रेडिट पे तो ले लिया है, लेकिन जैसे ही इनवॉइस में मेंशन है कि हमें 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो
तो ये मैंडेटरी है। तो 2 महीने तक तो आप हमारे डेटर रहोगे, पर उसके बाद नहीं रह सकते। तो वो हो गया दोस्तों डेटर्स। और बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें एक एप्लीकेशन टाइप लिखा जाता है कि आपने मेरे से इतना इतना माल लिया था और आप उस डेट को मेरे को ये जो पैसे हैं वो वापस माल के जो भी रिगार्डिंग जो भी जितने भी पैसे बनते हैं आप मेरे को उतना पैसा दे दोगे। जब वो जो हमारा डेटर है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो हम इस एप्लीकेशन को अपने पास ले आते हैं। और जब तक तो हम चुप रहते हैं जब तक वो डेट नहीं आती, लेकिन उसके बाद हम बोलते हैं भाई अब हमारा पैसा दे दो। सो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। सो टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।